गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टॉक और हम देखने वाले हैं चैम्बरलिन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मॉडल 3 का मतलब है जिसमें फ्री एंट्री और प्राइस कंपटीशन एक साथ होंगे। क्योंकि चैम्बरलिन कहते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ अलग अलग होंगी, दोनों ही चीज़ें जब जिसकी ज़रूरत होगी वैसी चीज़ें एडजस्टमेंट होते रहेंगे। तो अब इन दोनों को एक साथ समझने के लिए मॉडल 3 बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस पे मात्रा, वाई एक्सिस पे पी, हमेशा की तरह। ये बन गई हमारी LAC और LAC का न्यूनतम बिंदु यहाँ कहीं है। इस न्यूनतम बिंदु से जाती हुई LMC और ये है हमारा बाजार हिस्सा वक्र DD। ये बन गया हमारा प्लांट सेल कर्व। ये दोनों वक्र एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, यानी कि जहाँ पर कैपिटल डी से मतलब है एक्चुअल डिमांड कर्व या एक्चुअल सेल कर्व या मार्केट शेयर कर्व, और स्मॉल डी कर्व प्लांट सेल कर्व है। फर्म इस मांग वक्र के हिसाब से सोचती हैं। तो जहाँ पे प्लांट सेल और एक्चुअल सेल बराबर है, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ फर्म का प्रारंभिक संतुलन है। निश्चित रूप से प्राइस एवरेज कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है और ऐसे में इस एबनॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर बहुत सारी फर्में इस ग्रुप में प्रवेश करने लगती हैं। और ऐसा तब तक फर्मों की फ्री एंट्री तब तक होती रहेगी जब तक ये एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं ख़त्म होगा। जैसे जैसे फर्मों की एंट्री होगी तो फर्मों के एंट्री होने से
प्रत्येक फर्म का मार्केट शेयर कम हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट शेयर कम होगा तो ये जो कैपिटल डी मार्केट शेयर कर्व है ये बाईं ओर खिसकता चला जाएगा। तो फर्मों के एंट्री होगी, फर्मों के एंट्री होने से मार्केट शेयर कर्व लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक बाज़ार में, जब तक फर्मों को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये वक्र समानांतर रूप से इस तरफ खिसकता चला जाएगा, ऐसे खिसकता चला जाएगा, पैरेलली ऐसे खिसकता जाएगा जब तक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और अंततः ये बाजार हिस्सा वक्र कुछ इस तरीके से इस ई से इस E1 पर आ जाएगा, और अब प्रत्येक फर्म इस P1 प्राइस पर इस P1 प्राइस पर ये X1 कमोडिटी सेल कर रही है, X1 प्रोडक्शन कर रही है, और सभी फर्मों को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे में ये लग सकता है कि चूंकि सभी फर्मों को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तो यही लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, लेकिन प्रत्येक फर्म इस स्मॉल डी मांग वक्र, जो उनका प्लान्ड सेल कर्व है, नियोजित विक्रय वक्र है, इस मांग वक्र के आधार पर सोचती हैं, इसके आधार पर प्लानिंग करती हैं। और अब फर्म ऐसा सोच रही है कि अगर वो अपने प्राइस को P1 से कम करके अगर P2 कर दे तो वो इतनी अधिक मात्रा में विक्रय कर पाएगी, और फर्म केवल ऐसा सोचती है कि वो इतना अधिक विक्रय कर पाएगी और इस मात्रा में उसे लाभ होने लगेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन चूँकि सभी फर्में स्वतंत्र रूप से अपने इसी नियोजित विक्रय वक्र, नियोजित मांग वक्र के आधार पर यही सोचती हैं कि प्राइस कम करने से वो अधिक बेच सकती हैं, तो सभी फर्म प्राइस कम कर देती हैं। और जैसे ही सभी फर्म प्राइस कम कर देंगी तब कोई भी फर्म इस P2 कीमत पर इस जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, और ये सभी लोग पहुंचेंगे कहाँ? वास्तविक विक्रय वक्र या बाजार हिस्सा वक्र के आधार पर केवल इस जगह पर विक्रय कर पाएंगे। और जब इस जगह पे विक्रय करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पर P2 प्राइस पर इस क्वांटिटी को बेचने पर प्रत्येक फर्म को इस मात्रा में एबनॉर्मल प्रॉफिट के होने के बजाय लॉस होने लगेगा। और जैसे ही सभी फर्में प्राइस कम कर P1 से P2 कर देती हैं तो सभी फर्मों का मांग वक्र, सभी फर्मों का ये नियोजित मांग वक्र समानांतर रूप से नीचे खिसक कर इस जगह पर आ जाएगा। और प्रत्येक फर्म का नियोजित मांग वक्र ये D1 हो जाएगा। फर्म अभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचती हैं, वो अभी भी अपने इस D1 मांग वक्र के आधार पर सोचेंगी, और इस D1 के आधार पर सोचते हुए वो सोचेंगी कि अगर हम इस प्राइस को कम करके
कुछ इस तरीके से कर दें तो हम फिर से इतना, अगर P3 प्राइस कर दें तो हम इतना बेच पाएंगे फिर से, कितना, जितना वो पहले बेचना चाह रही थी, जैसे कि इसके माध्यम से दिखाया गया है X3। तो ये X3 बेचने को सोचकर अपने नियोजित विक्रय वक्र या प्लांट सेल कर्व के आधार पर सोचते हैं कि प्राइस को P2 से कम करके P3 कर दें। लेकिन चूँकि सेम रीजनिंग से, सेम लॉजिक से सभी फर्में स्वतंत्र रूप से ऐसा करती हैं और कोई भी फर्म वहाँ ना पहुंचकर वास्तविक विक्रय वक्र के आधार पर केवल इस मात्रा में ही सेल कर पाती हैं, तो सभी फर्में केवल X2 सेल कर पाती हैं। और इस X2 को सेल करने में उन्हें, अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से पहले की तुलना में अधिक हानि होने लगती है। और चूँकि सभी फर्मों ने प्राइस कम करके P3 कर दिया है, तो सभी फर्मों का मांग वक्र, ये वाला जो नियोजित विक्रय वक्र है, वो नीचे खिसक जाएगा। बाजार हिस्सा वक्र फर्मों के आने जाने से खिसकेगा और नियोजित विक्रय वक्र प्राइस में कमी करने से खिसकेगा। तो चूँकि सभी फर्मों ने प्राइस कम कर दिया है, तो ये बाजार हिस्सा वक्र फिर से, जो नियोजित विक्रय वक्र है, ये पुनः समानांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाएगा इस प्राइस के लिए। और सभी फर्मों का मांग वक्र अब खिसक कर D2 हो गया। इस P3 प्राइस पर, इस D2 मांग वक्र के आधार पर भी फर्म अभी भी यही सोचेगी कि अगर हम इस P3 से प्राइस को कम करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले आएँ, P4 कर दें, तो फिर से हम इतनी मात्रा में बेचेंगे और ये इतनी मात्रा में हमें लाभ मिलेगा, असामान्य लाभ मिलेगा। फर्में कभी भी अपने पिछले अवधि में प्राप्त परिणामों से नहीं सीखती हैं, पिछले व्यवहार से कुछ नहीं सीखती हैं। हर बार वो स्वतंत्र निर्णय लेते हुए प्राइस में कमी करती हैं कि उन्हें लाभ मिल जाए। लेकिन चूँकि सभी फर्में प्राइस में कमी कर देती हैं, इसलिए किसी भी फर्म की मांग उतनी नहीं बढ़ पाती है और वो केवल इस वास्तविक मांग वक्र के आधार पर बढ़ती है। और ऐसे में केवल X3 डैश तक पहुंचती है और सब प्राइस कम कर देंगे तो फिर से नियोजित विक्रय वक्र, नियोजित मांग वक्र फिर से नीचे खिसक जाएगा और ये अब इस तरीके से हो जाएगा। और इस नियोजित विक्रय वक्र के आधार पर फर्म बार बार प्राइस में एडजस्टमेंट करने का सोचती रहेगी कि वो ऐसा करती रहे, लेकिन ऐसा करते करते ये नियोजित मांग वक्र जो है वो अंततः LAC के टेंजेंट हो जाएगा एक समय पर आकर। एक समय पर आकर ये नियोजित मांग वक्र LAC के टेंजेंट हो जाएगा D3 और तब इस प्राइस के बाद
कोई भी फर्म ऐसा नहीं सोचेगी इस P5 के बाद कि वो इस नियोजित विक्रय वक्र के आधार पे असामान्य लाभ प्राप्त कर पाएगी। और यहाँ पर अगर P5 पे देखा जाए या पहले हम इस P4 को देख लें जहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर फर्म हो सकता है ऐसा सोच रही है इस P4 से कि अगर प्राइस में कमी कर दी जाए, कितनी, P5 करेंगे तो लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी फर्म को इस प्राइस पे। अभी के लिए अगर हम इस D3 के आधार पे अगर देखें तो कोई भी P4 पे बेच रहा है। और अब फर्म अगर सोचे कि वो प्राइस को और कम कर दे, और P5 कर दे, लेकिन तब भी कोई भी फर्म यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इस वास्तविक विक्रय वक्र के आधार पे केवल यहाँ तक पहुँच पाएगी। और तब सभी का मांग वक्र इस पॉइंट पर आ जाएगा। D4 और ऐसे में इस D4 पर कोई भी फर्म अब यहाँ से प्राइस चेंज करके अपने आप को बेहतर स्थिति में नहीं ला पाएगी, क्योंकि ये D4 पूरा का पूरा LAC के नीचे आ चुका है। अब यहाँ से अगर कहीं और जाने का फर्म नहीं सोचेगी, क्योंकि हर जगह उसे हानि ही हो रही है। और ऐसे में जब सभी फर्मों को हानि लगातार बढ़ती जा रही है तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म हानि को लगातार नहीं सहन कर पाएगी। और अंततः अब जो कमज़ोर फर्में होंगी वो समूह छोड़कर भागने लगेंगी। और जैसे ही फर्में समूह छोड़कर भागेंगी तो जो बाज़ार हिस्सा वक्र है, जो कि इस समय ये D1 है, अब ये बाज़ार हिस्सा वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा। और ये बाज़ार हिस्सा वक्र जब दाहिनी ओर खिसकेगा तो कुछ इस तरीके से होगा। D2 और जो नियोजित विक्रय वक्र है वो LAC के नियोजित विक्रय वक्र LAC के इस प्रकार से टेंजेंट होगा D5 और अंततः इस जगह पर जिसे E1 और E2 कह दिया जाए, इस जगह पर संतुलन हो जाएगा, जहां प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ मिल रहा है। नियोजित विक्रय वक्र LAC को स्पर्श करता है, इसलिए सामान्य लाभ मिल रहा है। नियोजित विक्रय और वास्तविक विक्रय D2 एक दूसरे को इस स्पर्श बिंदु पर काट रहे हैं।
कोई भी फर्म इस D5 के आधार पर यहाँ से हटने का नहीं सोचेगी, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस हटा के वो कहीं और जाना चाहेंगे तो उन्हें लॉस होने लगेगा। और इसीलिए ये E2 एक स्थायी दीर्घकालीन संतुलन बन जाता है। तो ये था मॉडल 3, जिसमें पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर फ्री एंट्री होगी, मार्केट शेयर सभी फर्मों का कम हो जाएगा और ये वास्तविक विक्रय वक्र खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। फिर फर्मों के बीच में प्राइस कंपटीशन शुरू होता है। प्राइस कंपटीशन जैसा कोई कंपटीशन होता नहीं है, लेकिन चूंकि सभी फर्में स्वतंत्र रूप से अपने को बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्राइस में कमी करती जाती हैं, जिससे सभी फर्मों की स्थिति पहले से और ख़राब होती चली जाती है। अंततः जब लॉस अत्यधिक हो जाता है तो फिर कुछ कमज़ोर फर्में समूह को छोड़कर बाहर चली जाती हैं, जिससे बाज़ार हिस्सा सभी फर्मों का बढ़ जाएगा और अंततः संतुलन वहीं पर होगा जहां पर बाज़ार हिस्सा वक्र नियोजित मांग वक्र को काटता हो और उस कटान बिंदु पर ही LAC वक्र को नियोजित मांग वक्र स्पर्श करता हो, जैसा कि E2 में दिखाया गया है। तो ये दीर्घकालीन संतुलन है। और इसी में एक बात और हम समझ लेते हैं कि दीर्घकालीन संतुलन जो कि ये XE के द्वारा प्रदर्शित है और प्राइस कंपटीशन शुरू होने से पहले का संतुलन ये X1 है। यदि ये पूर्ण प्रतियोगिता होता तो दीर्घकालीन संतुलन LAC के न्यूनतम बिंदु पे होता, LAC के न्यूनतम बिंदु पे होता। तो कई बार ये है पूर्ण प्रतियोगी उत्पाद, XPC कह दें। कई बार इस चीज़ को कहा जाता है एक्सेस कैपेसिटी, अतिरिक्त क्षमता, लेकिन चैम्बरलिन कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी ये नहीं है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में हम कभी भी LAC के न्यूनतम बिंदु तक नहीं पहुंच सकते हैं और ये एक प्रकार की कॉस्ट है समाज पर, जो उन्हें एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रही है, डिफरेंट वैरायटीज़ दे रही है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होने से हम कभी भी मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए चैम्बरलिन के अनुसार एक्सेस कैपेसिटी ये नहीं होती है। चैम्बरलिन के अनुसार E2 ही दीर्घकालीन संतुलन है और ये LAC के न्यूनतम बिंदु से पहले होता है। लेकिन जो नॉन प्राइस कंपटीशन अगर ना शुरू होता, केवल फ्री एंट्री तक ही रहते, तो जो संतुलन था वो आया था सामान्य लाभ वाला E1 का, जिससे कि उत्पादन X1 हो रहा था। तो ये प्राइस कंपटीशन से पहले का नॉन प्राइस कंपटीशन तक का जो उत्पादन था X1 और जो अंततः दीर्घकालीन स्थायी संतुलन XE, तो चैम्बरलिन कहते हैं कि ये X1 और XE के बीच का जो गैप है ये है एक्सेस कैपेसिटी चैम्बरलिन के हिसाब से। तो ये एक्सेस कैपेसिटी का चैम्बरलिन का कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे। मॉडल 3 हमने बहुत विस्तार से किया, प्रयास किया कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आए, चित्र बनाना आप समझ जाएं। फिर भी अगर इसको लेके कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर्स में उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।